नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। और जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उसको दंड देने के लिए न्याय प्रक्रिया में अगर सर्वोच्च किसी का अगर स्थान है तो वो है न्यायाधीश। लगातार हमने देखे हैं ईडी जो प्रवर्तन निर्देशालय हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। और ईडी के ऊपर जो है वो बड़े जिसको कहें कि एक कठपुतली बना के रखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप भी बहुत लगते हैं। अगर ईडी किसी के ऊपर जांच करती है या अगर रेड डालती है, किसी के ऊपर छापा पड़ता है तो सीधे तौर से केंद्र सरकार को निशाना बनाया जाता है और आरोप जो है वो ईडी के ऊपर ही लगा दिए जाते हैं कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पे इस तरह का काम कर रही है। और अगर ईडी जो है वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है तब भी जो है वो ईडी की ही साख खतरे में आ जाती है। और ऐसा ही एक मामला हुआ था छत्तीसगढ़ में, पीडीएस घोटाला। पीडीएस जो था, इसकी अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये नागरिक आपूर्ति निगम जो है उससे जुड़ा हुआ मामला था। और ये जो निगम है ये काम करता है, मॉनिटरिंग करता है राशन वितरण के ऊपर। और राशन वितरण घोटाला, पीडीएस का घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में और बहुत सारे राज्यों में ऐसे जो है वो केस सामने आए हैं, चाहे वो बंगाल हो और भी जो है वो देश के राज्य हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में जब इस घोटाले में आपको पता होगा उस वक्त तत्कालीन सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बड़े आरोप लगाए थे और लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टोर के ऊपर इस तरीके की भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लेकिन विधानसभा के सदन में या पटल के ऊपर कांग्रेस पार्टी या तत्कालीन सरकार खुद ने माना था कि हाँ इस तरीके की जो है वो गड़बड़ी हुई है, लेकिन 13,000 स्टोर के ऊपर नहीं, लगभग 8,000 के आसपास जो स्टोर है उनमें गड़बड़ी सामने आई है। और जब इसकी जांच की गई तो इसमें से 40% जो दुकानें थी, जो सेंटर थे राशन वितरण के, उनके ऊपर गड़बड़ी पाई गई। तो लगभग आप मान के चलो कि 600 करोड़ के आसपास सिर्फ और सिर्फ चावल की आपूर्ति में घोटाला हुआ। जो गरीबों के लिए जो अन्न या हम कहें कि जो राशन गरीबों को दिया जाता है उस राशन में अकेले चावल के ऊपर, और ये लगभग जो है वो 88 जिसको हम कहें कि मैट्रिक टन चावल जो है उसकी आपूर्ति हुई ही नहीं। उसको जो है वो सीधे गरीबों को ना देके बीच में ही बेच दिया गया। और जब ये मामला ईडी तक पहुंचा, ईडी ने इसके ऊपर कार्रवाई की, तो ईडी ने इस पे 2 प्रशासनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया, एक अनिल कुमार टूटेजा और दूसरा आलोक शुक्ला। ये दोनों ही जो है वो प्रशासनिक अधिकारी थे। इन दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन दोनों आरोपियों को 16 अक्टूबर 2019 को जमानत दे दी गई। और जमानत देने के बाद में आप देखिए कि ये जो केस है वो किस तरह जो है वो उसमें अलग अलग मोड़ आते हैं। 2019 का ये मामला जिसमें दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई, और अब इस मामले में जो है वो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है 1 अगस्त को। और इस हलफनामे में सीधे तौर पे जो है वो आरोप लगे हैं तत्कालीन जो न्यायाधीश थे अरविंद कुमार चंदेल के ऊपर। तो अब आप सोच के देखिए, जैसे हम देखते हैं जो भी फिल्में जो बनाई जाती है उसमें आपने भी देखा होगा कि कैसे जो है वो एक आरोपी को जब जेल भेज दिया जाता है, उसकी सुनवाई होती है कोर्ट में, तो किस तरीके से जो है वो जजों को खरीदा, जिसको हम कहें कि जजों को आराम से जो है वो खरीदा जाता है। और हम भी हमारी जो है वो आम बोलचाल में कई बार हम सुनते हैं कि जो है जज को खरीद लिया इसलिए जो है उनको जमानत मिल गई या केस से बरी हो गए। तो इस तरीके के मौखिक आरोप और कई बातें जो है वो हम लोगों के बीच में भी चलती है। लेकिन जब ईडी जैसी जो एजेंसी है वो इस तरीके के आरोप अगर किसी जज के ऊपर लगाएं और उसकी व्हाट्सएप की जो चैट है वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में रखें अपने हलफनामे में, तो आपको पता होगा कि आरोप जो है वो कितने संगीन है। हालांकि इसमें जो है वो सीधे तौर से इस पूरे हलफनामे में कहीं भी अरविंद कुमार जो चंदेल थे उनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इशारा जो है वो साफ तौर से जो है वो उन्हीं की तरफ है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों आरोपियों को जमानत देने वाले खुद अरविंद कुमार चंदेल ही थे।
और इनसे जो बीच जो संपर्क किया गया, वो संपर्क किया गया उस वक्त के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के थ्रू। तो सतीश चंद्र वर्मा ने जो है वो बिचौलिए का काम किया। और इस बिचौलिए की भूमिका में आप एक चीज सबसे बड़ी और देखिए, संपर्क किस तरीके से किया गया। तो संपर्क करने के लिए जो न्यायाधीश महोदय थे, उनके भाई का जो है वो इस्तेमाल किया गया। उनके भाई से भी जो है वो संपर्क किया गया। और भाई, आपको ये भी हो कि वो मुख्य सचिव के रूप में जो है वो उस वक्त कार्यरत थे, पूर्व मुख्य सचिव हम उसको कह सकते हैं, अजय सिंह। और जब इन दोनों आरोपियों को जमानत दी गई तो उसको इनाम के तौर पे योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो इससे जो है वो साफ तौर से, अगर हम ओवरऑल देखें तो साफ तौर से हमें जो है वो इशारा जरूर मिल जाता है कि इसमें माननीय न्यायाधीश की जो भूमिका है वो कितनी संदिग्ध है। और इतना ही नहीं, इसमें एक चीज में अगर हम और देखें तो ईडी ने जो है वो उस वक्त के दौरान, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं 2019 की, उसमें 31 जुलाई और 11 अगस्त, क्योंकि जमानत जो दी गई थी वो अक्टूबर में दी गई थी, और उससे पहले ही जो जज साहब महोदय थे उनसे संपर्क साधा गया था, जिसकी व्हाट्सएप चैट 31 जुलाई और 11 अगस्त की व्हाट्सएप चैट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद में दोनों पक्षों की दलील सुनेगा, और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीश ही जो है वो सर्वमान्य है। अब चाहे उनका फैसला सही है या गलत है, लेकिन उनका फैसला जो है वो आप हो चाहे हम है चाहे और कोई भी हो, उनको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने ये भी देखा कि उस वक्त के जो एजी थे, उन्होंने जो है वो इन जज महोदय की जो बेटी और उनके दामाद थे, उनका बायोडेटा जो था वो भी टूटेजा को भेजा था, क्योंकि टूटेजा जो है वो इसमें मुख्य आरोपी थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो जमानत के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। सीधे जो है वो जज तक पहुंच की गई, और जज तक पहुंच करने के बाद में जज ने जो है वो इस पूरे मामले में देखते हुए जमानत दे दी गई। और ये ठीक तरीके का आपने अब ये भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल का मामला भी कुछ इसी तरीके का था। और अरविंद केजरीवाल को वेकेशनल बेंच, क्योंकि वेकेशनल बेंच जो है वो सीधे तौर पे हमने देखा है कि रेगुलर बेंच जो जमानत पे जो है अर्जी पे सुनवाई कर रही होती है, अगर वो मामला जो है वो वेकेशनल बेंच के पास में चला जाता है, चाहे वो गर्मियों की छुट्टी हो या सर्दियों की छुट्टी हो, तो ऐसी स्थिति में वेकेशनल बेंच के जो न्यायाधीश है वो इसकी सुनवाई करते हैं। और उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, तब माननीय न्यायाधीश थी न्याय बिंदु, और न्याय बिंदु ने कहीं भी जो है वो ईडी की किसी भी दलील को सुना नहीं। जो भी ईडी ने जो चार्जशीट पेश की उनको भी जो है वो उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया, और आनंद फानंद में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उनके ऊपर भी जो है वो अंगुली उठी थी, लेकिन अंगुली उठने से होता क्या है, क्योंकि अगर एक आरोपी जमानत के ऊपर बाहर आ जाता है तो उसके बाद में उसको वापस जेल भेजना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने उसके बाद में स्टे दे दिया था, और उसके बाद में ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई के केस में जो है वो अंदर है, और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पहले जमानत दी गई है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ईडी जो है वो देखती रह जाएगी, और अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो जमानत दे दी जाएगी। हेमंत सोरेन का मामला हमने देखा, हेमंत सोरेन को जो है वो किस तरीके से जमानत दे दी गई। जब एक कोर्ट ये कहता है कि जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ जो है वो पुख्ता सबूत और साक्ष्य मौजूद है, और उसके बाद अगर कोई दूसरा कोर्ट उसको साक्ष्यों के अभाव में जो है वो अगर जमानत दे दे, तो फिर आप खुद सोच के देखिए कि उन न्यायाधीशों की भूमिका जो है वो कितनी संदिग्ध हो जाती है, चाहे मसला कुछ भी हो। तो इसलिए ईडी जो है अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो भी ईडी को जो है वो बलि का बकरा बनाया जाता है, और अगर उसको गिरफ्तार नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो भी जो है वो ईडी को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। ये जो है वो जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर ऐसे बड़े आरोप जो है वो शुरू से ही लगे होते हैं। लेकिन क्या इसमें न्याय प्रक्रिया या न्याय प्रणाली में जो ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके के जो केस है अगर उसमें कोई साक्ष्य और सबूत पेश किए जाते हैं, और इसमें जब साक्ष्य और सबूत की अगर हम बात करें तो आप सोच के देखिए कि उस वक्त की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के पटल पे ये खुद ने माना कि इसमें जो है वो घोटाला हुआ है।
गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके बाद में भी अगर न्यायाधीश महोदय ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे आरोपी हैं, अगर उनको जमानत दे दें, तो फिर इस देश में जो है वो बचा क्या है? क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि लगातार जो है वो आरोप, भ्रष्टाचार के जो है वो आरोप कई पार्टियों के नेताओं पे लगे हैं, बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन कितने लोगों को सज़ा हुई है, ये हमने आज तक जो है वो बहुत कम सुना होगा। एक लालू प्रसाद यादव को अगर हम छोड़ दें, तो उनके अलावा आप मुझे एक चीज़ जो है वो किसी घोटाले में किसी बड़े नेता का जो है वो नाम आया हो, उसको गिरफ्तार कर लिया गया हो और बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहा हो, ऐसा जो है वो हमें सुनने को भी नहीं मिलता। लेकिन आम आदमी जो किसी भी आरोप में अगर जेल में चला जाता है, तो उसकी सुनवाई होते-होते जो है वो 3 से 4 साल, 5 साल का समय लग जाता है, और इतने समय के बाद जब वो जेल से छूटता है, तो आप देखो कि उसको आरोप मुक्त, या वो जेल से जो आरोप लगाए जाते हैं उसके ऊपर, उनसे वो बरी हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके जो है वो 3 से 4 साल उसको बाहर आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है, वो हमारी न्याय प्रक्रिया की इस वक़्त जो है वो बनी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी की भूमिका क्या है, न्यायाधीश की भूमिका क्या है, और ये जो राजनीतिक पार्टियाँ और राजनीतिक जो नेता है, इन लोगों को सह जो है वो कहाँ से मिलती है। तो फिर इन लोगों को जो सह है वो इसी तरीके से, इसी तरीके के खेल से जो है वो इनको जो है वो मौका मिल जाता है। आरोप वो भ्रष्टाचार करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, और फिर जो है वो पतली गली से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि न्याय प्रणाली जो है वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबी हुई नज़र आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।